बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने वफाकी काबीना में तोसी करते हुए मज़ीद मुआवने खुसूसी मुकर्रर कर दिए हैं। दूसरी जानिब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि नैब में शरीफ बिरादरान के खिलाफ मुकदमात रोकने के बाद हमारी हुकूमत को साजिश के तहत गिराया गया, जबकि अदालत ने शेख रशीद साहब को राहदारी रिमांड पर मरी पुलिस के हवाले कर दिया है। इस समय दिन भर जो हम मौज़ूआत रहे उन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से इलेक्शन कमीशन को आज खत लिखा गया और कहा गया कि आइन शिकनी से बचें और फौरी इंतखाबात का ऐलान करें। क्या जल्द इंतखाबात के इम्कानात इस वक्त मौजूद हैं? बिल्कुल इंतखाबात नहीं होने जा रहे। फिलहाल तो इंतखाबात दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहे, और जब इंतखाबात नज़र आएंगे तो हम बात कर लेंगे कि इंतखाबात नज़र आ रहे हैं या उसके इम्कानात हैं। फिलहाल तो दूर दूर तक इंतखाबात नहीं है। अच्छा। और उसमें सदर मुमलिकत के हवाले से एक बात ये भी है कि सदर मुमलिकत के और इमरान खान साहब के जो करीबी रुफ़का हैं, उनके कोई सदर से इस वक्त कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं है। सही। मेरी 2-3 लोगों से पहले बात हुई, और फैसल वाडो साहब ने भी कल रात को शायद ये 1-2 इंटरव्यूज़ में बात की थी। आज मेरी कुछ और लोगों से बात हुई तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से, तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब और आरिफ अलवी साहब के दरमियान अच्छे मामलात नहीं हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि आरिफ अलवी साहब जो हैं, ये मैं तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की बात कर रहा हूँ, नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन ये कि फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड बात थी। वो कहते हैं जी आरिफ अलवी साहब जो हैं वो जो ये तोशा खाना और बाकी सारे मामलात हैं, बहुत सारे और केसेस हैं, उसके ऊपर ये इन्होंने ये चूँकि उस ओहदे पे हैं तो इसलिए इन्होंने ये दोनों तरफ खेल रहे हैं। इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट से अपनी बात करते हैं, कभी किसी से बात करते हैं ये। तो उन्होंने सदर मुमलिकत के बारे में कोई मुनासिब ख्यालात का इजहार नहीं किया तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तरफ से। और उन्होंने कहा जब इमरान खान बाहर बैठे हैं और हम यहाँ पे बैठे हुए हैं और ये वहाँ पे सदर बने बैठे हैं, और यहाँ पे कारकुनों के साथ क्या हो रहा है, लोगों के साथ क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से फिर ये जो दबाव आया है उसके बाद फिर सदर मुमलिकत ने आज खत लिखा है, और बड़ा सख्त खत लिखा है उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और उन्होंने कहा है कि जी आप जो है ये आइन की खिलाफ वर्जी के मुर्तकिब होंगे, ठीक है, और खिलाफ वर्जी और आर्टिकल 6 यानी बहुत सख्त खत है उनका। और उन्होंने कहा कि आप 90 दिन के अंदर इलेक्शंस कराने के पाबंद हैं। और जब इसमें यहाँ पे उन्होंने ये भी कहा कि जब अमेरिका और बरतानिया की जंग हो रही थी 1812 में, तब भी इलेक्शंस हुए थे, और जब 1854 में या 64 में शायद जब उन्होंने खत में कि खाना जंगी के साल थे, तो वहाँ पर भी इलेक्शंस हुए थे दौरान, और इलेक्शंस करवाना तो लाजिम है आपके लिए। अच्छा, दूसरी तरफ जो है वो ये कि काबीना में 7 अरकान आ गए हैं मजीद, और आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो लिस्ट पेश कर दी है नैब ने कि किस किस ने फ़ायदा उठाया नैब तरामीम से। मैं जो बात कह रहा हूँ वो ये मैं कह रहा हूँ कि ये जो मामलात हैं, ये नैब के जो तरामीम हुई, इससे कोई फ़ायदा इस हुकूमत को नहीं होगा, इस पूरे सेटअप को, इस पूरी पार्लियामेंट के नैब के केस। तो वो तमाम जो 5 रुकनी बेंच है जो सुप्रीम कोर्ट में सुन रहा है, उनके सामने लिस्ट चली गई। तवील लिस्ट है, बेशुमार इसमें कारोबारी शख्सियात हैं, सियासतदान हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें जो दलाइल आए ना हुकूमत की तरफ से जो है वो मखदूम अली खान साहब दलाइल दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जी पार्लियामेंट कानून में तरमीम करके सज़ा की नौयत बदल सकती है। तो जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा कि क्या नैब तरामीम बाकी आइनी शिकों से मुतसादम होने पर कलअदम करार दी जा सकती हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट कानून साजी के पीछे मेंबरान की नीयत का तयन कर सकती है? क्या ये कहा जा सकता है कि नैब तरामीम से मखसूस तबके को फ़ायदा पहुँचाया गया? मखदूम अली खान साहब ने कहा कि कई अदालती फैसलों में है कि इस तरह का इल्ज़ाम लगाना जो है वो आसान होता है, लेकिन ये कि उसको साबित करना मुश्किल होता है। तो फिर चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने कहा, जो कि इस बेंच की को वो कर रहे हैं, इसको हेड भी कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जी हमारे पास वसी इख्तियार आते हैं, हम इस तरह के कवानीन को कलअदम करार दे सकते हैं, इस तरह की तरह। तो ये अब देखें कि क्या हतमी फैसला क्या होता है।
ये देखना है कि ये नैब तरामीम जो हुई हैं उससे क्या कोई फ़ायदा होता है, हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक, ये ठीक। जो असल जो बात कही जाती है ना, कोई जब अपने केसेस माफ़ करवाने आए थे, तो क्या ये वो हो जाता है या नहीं होता, सही केसेस बने हैं या गलत बने हैं। नैब वैसे ही पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल होता है, नैब की साख अच्छी नहीं, कि सवाल ये कि ये जो तरामीम हुई हैं, इस तरामीम को क्या अदालत इन पे क्या फैसला देती है। दूसरी बात यह है कि आईएमएफ के साथ एक डेडलॉक है जो मुसलसल चल रहा है। आज अभी तक जो बातचीत हो रही है तो वो उसमें जो मेमोरेंडम है वो मेमोरेंडम तो दस्तखत नहीं हुआ, और मेमोरेंडम ऑफ इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज पे दस्तखत अभी तक नहीं हुए। दस्तखत क्या होने हैं, वो तो ये 2-3 दिन पहले वो एक्सचेंज हो जाता है आपस में, और फिर उसको पढ़ा जाता है, और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाता है किस्सा। तो अभी तक तो वो नहीं हुआ। और आईएमएफ का कल यानी आखिरी 24 घंटे रह गए हैं, कल वो शायद यहाँ से चले जाएंगे। तो आज रात को भी बैठे हैं, ये हो सकता है कि वो एक्सटेंड कर दें अपना यहाँ पे क़याम, हो सकता है कि वो वापस चले जाएं और फिर वर्चुअल, लेकिन बहुत गलत मैसेज जा रहा है जी। और बहुत, और ख़ास तौर पे इस वक्त जो काबीना में इजाफा किया गया है उसका तो बहुत ही गलत मैसेज गया है। फिर वही पूछ रहे हैं कि जी आप ये बताएं कि ये आपके रिजर्व्स जो हैं, ये तो क्या गारंटी है कि वर्ल्ड बैंक आपको, हम तो 1 अरब दे देंगे, वर्ल्ड बैंक क्या दे रहा है आपको? हमारे पास तो इतलात हैं कि वो नहीं दे रहा, और हमारे पास तो इतलात हैं कि चाइना भी नहीं दे रहा आपको। अच्छा जी, ये हम 1 अरब दे देंगे, तो ये बात चल रही थी ना इस तरह से कि उनका आईएमएफ का आ जाएगा तो फिर उसके बाद बाकी ममालिक भी मदद करेंगे। अब आईएमएफ ये कह रहा है कि जी हमारे पास, आप क्या कंफर्म है आपको कि वर्ल्ड बैंक दे देगा आपको 1 अरब, या आपको चाइना दे देगा? इसकी कोई गारंटी आ गई है आपके पास, या सऊदी अरब या यूएई या बाकी ममालिक? तो हमारे पास तो इतलात है कि ऐसी कोई आपके पास इंडिकेटर नहीं है कि अगर 1 अरब हम देंगे तो बाकी, जून तक आपने 8 अरब डॉलर वापस करने हैं। जी बिल्कुल ठीक है, सर। और 22 अरब डॉलर आपको साल में चाहिए जो आपने वापस करने हैं। तो ये आप 1 अरब डॉलर लेके आगे क्या करेंगे? और उसके बाद ये बड़ा ज़रूरी है, देखें ये आईएमएफ की तरफ से शराइत वगैरह आ रही हैं, लेकिन बहुत बढ़ गई हैं ना चीज़ें, एफआईए, नैब, उसमें गर्दिशी कर्जा, उसमें जो है वो गैस के बिल, बिजली के बिल, उस पर तो ये सब तैयार हैं। आज आयशा पाशा साहिबा ने कहा कि वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। यानी किस चीज़ की, मतलब जो करना है करें, ऑर्डिनेंस, कीमतें बढ़ाओ, आईएमएफ उसके बावजूद जो है वो ये भी तो है ना कि इतना बोझ ना डले मुल्क पे कि वो पता चला लोगों के बस में कुछ ना हो। तो वो जो है वो इसको आईएमएफ भी देख रहा है और इधर से हुकूमत की टीम, लेकिन वो कायल नहीं अभी तक हो पाए। तो अब 24 घंटों में दुआ है कि ये हो जाए मामला, वरना तो एक ऐसी अनार्की फैलेगी। अच्छा, मार्केट्स ये जो है आपकी स्टॉक और वो ये देख रही हैं कि शायद हो जाए, उनको उम्मीद है कि हो जाए, और हमें भी उम्मीद है कि हो जाए, लेकिन इतनी ताखीर मुनासिब नहीं। और अब अगर वो बिल्कुल इस मरहले तक भी नहीं, उन्होंने अगर आज जब ये प्रोग्राम लाइव जा रहा है तो इस वक्त तक अगर उन्होंने मेमोरेंडम में साइन नहीं किए, तो इसका मतलब है कि वो मजीद तर बात करते जा रहे हैं। और तरक्याती फंड भी उन्होंने कहा काट दें आप, उसमें गैस, उसमें बिजली, उसमें फिर ये बताएं कि दूसरे मुल्कों से क्या आपकी गारंटी है कि ये 1 बिलियन देंगे तो ये तो आप खर्च कर देंगे फौरी तौर पे। तो ये एक अजीब सा तमाशा, जो कि बहुत बड़ा बहरान खड़ा है इस वक्त माशी के, उनके साथ एक डेडलॉक है, मुकम्मल डेडलॉक है, कई हफ्तों महीनों से, पता नहीं या साल से आईएमएफ हम कर रहे हैं, लेकिन एक 24 घंटे रह गए और उसमें या तो वो साइन हो जाएगा, या वो एक्सटेंड उनका क़याम हो जाएगा, या वो वापस चले जाएंगे और फिर वर्चुअल पे बात होगी। मैं नहीं जानता क्या होगा, लेकिन अगर ये मामला यहाँ पे हल नहीं होता तो कोई मुतबादिल हिकमत अमली हुकूमत कोई मुतबादिल नहीं है। वो दो बातें ही हैं ना सामने की, या आपने बांग्लादेश की तरह पहले जाना था, या आप श्रीलंका की तरह डिफॉल्ट होने के बाद में जाएंगे। दो ही रास्ते हैं ना। मतलब आईएमएफ अगर आपके साथ मुआहदा नहीं दस्तखत करता तो इसका मतलब है कि आप डिफॉल्ट की तरफ चले जाएंगे, और खुदा न खास्ता। और मुसद्दिक मलिक साहब ने आके बताया कि वो 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास, पैनिक ना फैलाएं। और पैनिक फैलना भी नहीं चाहिए। पेट्रोल का भी कोई ऐसा सच कोई होता है ना कि मतलब प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एकदम पेट्रोल खत्म हो रहा है पूरे मुल्क में, भागो भागो भागो। जैसे कल रात को एक हो गया था, इमरान खान को गिरफ्तार करने लगे हैं, गिरफ्तार करने मैसेज आ गया। तो वो एक्चुअली एक एक्सरसाइज थी, ये मैंने कल भी शायद बात की थी कि एक्सरसाइज करके, वो एग्जॉस्ट करके कितने लोग आते हैं, कहाँ से आते हैं, क्या होता है, ये खबरें फैलती हैं, फैला दी जाती हैं सोशल मीडिया पे, वो सब पहुँचते हैं, कुछ नहीं हुआ, फिर थक जाते हैं, पीछे बैठ जाते हैं। जिस दिन वो
कहेंगे कि यार ये तो फिर मजाक हो रहा है उस दिन। सही, लेकिन सही। ये भी हो सकता है कि ना करें इमरान खान साहब को, क्योंकि हालात मुल्क में ऐसे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके हासिल क्या होगा। हासिल क्या होगा? रियासत के इशूज मुख्तलिफ हैं बहुत ज़्यादा। दूसरी बात जो ये है कि तो सदर ने खत तो लिखा है, लेकिन उस खत का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि ये इलेक्शन कमीशन को के सामने आज तो आईजी पख्तूनख्वा भी गए हैं, आईजी पंजाब भी गए हैं, उन सब ने कहा है कि जी हालात ठीक नहीं है और इलेक्शन तो हो नहीं सकते और दहशतगर्दी है, ऑपरेशन में मसरूफ़ हैं, पैसे हमें चाहिए, ये सारे। तो फैसला तो इलेक्शन कमीशन में गवर्नर्स को भी खत लिखा है, वो गवर्नर्स भी कह रहे हैं कि नहीं जी इलेक्शन तो अभी नहीं हो सकते, अभी नहीं होने चाहिए। अच्छा, यहां पर इशू ये है कि हुकूमत जो है वो ये देख रही है इसी दौरान कि क्या प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट हो सकती है और इम्पीच करके प्रेसिडेंट को हटाया जा सकता है 2 असेंबलियों की। तो आज उन्होंने उस पर भी राय ली है। और उनको पता है कि खान साहब की थोड़ी सी इशू ठीक नहीं है, तो क्या प्रेसिडेंट को हम हटा सकते हैं। इस बात पे आज कानूनी राय ली गई है। लेकिन उससे हटके जो बात है वो ये है कि ये बहुत अहम है कि ये मुआहदा हो जाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मुआहदा 24 घंटों में हो जाएगा, वरना उसके बाद अगर नहीं होता तो बहुत ही ख़राब सूरत हो जाएगी। 12 माह में 22 अरब डॉलर हमने वापस करने हैं, तो एक इसके बाद फिर एक सख्ती आएगी ना, अवाम पर भी सख्ती आएगी, और हुकूमत ये जो है ना कि 7 लोग या 5 लोग आज मजीद बढ़ा दिए और ये सारा ये हो नहीं पाएगा। अच्छा, ये जो 43 लोग बहाल हो गए हैं, अभी 43 बहाल हुए हैं, तो 43 अब मुझे नहीं पता इनकी क्या एक सिचुएशन क्रिएट होगी। ये गालिबन 22 जुलाई को शायद इनके इस्तीफे मंजूर हुए थे। इससे पहले 20 तारीख को कुछ और इस्तीफे मंजूर हुए थे, 30 के करीब शायद, और उससे पहले 2-4 दिन पहले कुछ और 131 लोगों के शायद इस्तीफे मंजूर कर लिए थे। तो ये जो 22 तारीख को जिनके आखिर में हुए थे, ये कोर्ट में चले गए थे, रियासत आना साहब वगैरह, लेकिन बाकी लोग मतलब इनके साथ और भी अरकान है ज़ाहिर है, लेकिन जो अहम रहनुमा सारे, शेख रशीद साहब समेत जो तहरीक इंसाफ, मतलब शेख रशीद तो अलग हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ का मतलब शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, शीरी मजारी, फवाद चौधरी, उन सब के इस्तीफे जो हैं वो नहीं मतलब वो अपील शायद गए नहीं है या क्या हुआ खुदा जाने, मतलब ये अपील में चले गए, इनकी मंजूर हो गया। लेकिन वो जो लीडर्स हैं जो कि यानी आप समझेंगे इमरान खान के बाद जो अहम वो उनका कुछ नहीं पता चला। अच्छा, अब इशू ये है तो एक तो ये जो है ना ये कोलैप्स हो गया है सिस्टम। असल बात जो मैं बार बार इसके ऊपर अपना वक्त मैं ज़ाया करता हूँ, लेकिन मैं कहता ज़रूर हूँ कि जब ये होगा तो होता हुआ नज़र आएगा। तो हम उस फेज से गुजर रहे हैं जहाँ पे ये कोलैप्स हो गया, और बस अब इसकी ये क्या रुख लेता है आगे जाके, कितनी तकलीफ पहुंचा के अवाम को गिरता है सेटअप, ये सेटअप गिर रहा है। ये इलेक्शंस की तरफ तो जा नहीं रहा, ना मुल्क मुतहम्मिल है। अभी ये कैसे करेंगे कि, और वही बातें उसी तरह से हो रही हैं कि वो इलेक्शंस की तरफ तो मामला जा नहीं रहे, आपस में भी अंदर इख्तलाफात पैदा हो रहे हैं। मेहताब अब्बासी साहब उधर से अलग हो गए हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मुसलसल वजाहत कर रहे हैं कि मैं नून में रहूँगा, हर जगह यही सवाल होता है। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कल बात की कि जी उनको भी गलत हटाया गया था नवाज शरीफ साहब को, उसके ऊपर सवाल। मतलब है कि अब वो एक अजीब सा मामला है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं जेल भरो तहरीक के ऊपर वो आमिर डोगर साहब, वो तो फवाद चौधरी साहब ने कहा उसका आगाज़ हो गया है, तो आमिर डोगर साहब को हिरासत में लिया हुआ है वहाँ पे मुल्तान में। मुस्लिम लीग नून के लोग भी हिरासत में थे, वो शायद रिहा हो गए हैं क्या, लेकिन ये चीज़ें अब वो पूरा। और शेख रशीद साहब मरी में, अब उसके बाद कल क्या होता है वहाँ से, तो एक पूरा आप समझें ऊपर से नीचे तक वो तितर बितर हो गया पूरा पॉलिटिकल सिस्टम। और उसकी जिम्मेदारी को किसके हाथ में है ये देख लें सामने, कि इस वक्त आपस में अभी भी कोई नहीं बैठ रहा। अभी भी वो उधर से खर्चे, इलेक्शन, आगे पीछे, दाएं बाएं, होगा नहीं होगा, मार कुटाई सड़कों पे। तो सिस्टम कोलैप्स हो रहा है। और ये देखें इस वक्त आज जो है वो 11,000 से ज़्यादा तादाद हो गई है तुर्की में, जो तुर्की और सीरिया में जो लोग शहीद हुए हैं ज़लज़ले से। और ये तो सरकारी आदाद शुमार हैं 11,500 के करीब, लेकिन तादाद इससे बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तादाद है। और इसमें जो है वो असल मसला जो है वो वही बात है कि शाम के अंदर जो है सीरिया में इमदाद कैसे जाएगी। मैं वापस आता हूँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, लेकिन मैं इस टॉपिक को थोड़ा सा टच करके वापस आता हूँ। ये शाम के अंदर कैसे आएगी। जनरल सिसी ने बात की है प्रेसिडेंट बशार अल असद से, और बहरीन के खलीफा ने बात की है, और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी।
लेकिन वहाँ से जो है वो बात अभी तक सऊदी अरेबिया ने कहा है कि हम एक एयर ब्रिज बना रहे हैं, एयर ब्रिज, और वहाँ पर हम सीरिया में भी और टर्की में भी एड देंगे। लेकिन बराह रास्त जो है वो एंथनी ब्लिंकन ने कहा है कि हम सीरिया की मदद करेंगे, असद की मदद नहीं करेंगे, बशारुल असद की मदद नहीं करेंगे। तो ये बहुत बड़ा इशू है कि वहाँ पर चूँकि मुख्तलिफ मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, उनके हत्थे ना लग जाए इमदाद। वो ये नॉर्थ जो है ना पूरा ये बहुत ख़राब है। सीरिया का जो नॉर्दर्न इलाका है ना, जो कल भी हमने बात की थी, हलब और इदलिब और ये सारे शहरों की जो बात की थी, वो इलाका जो कि तुर्की के साथ जिनका बॉर्डर लगता है, जो कल भी हमने बात की थी। दूसरा इशू जो है वो तुर्की में है। तुर्की में देखें तमाम दुनिया से तुर्की का रोल इस वक्त बड़ा अहम, ये यूक्रेन की जंग में इसमें तुर्की के हवाले से एक बात कहूँ, ये देखें तुर्की में 14 मई को इलेक्शन है और किलिक दैरोग्लू, मैं अगर उसको प्रोनाउंस गलत करूं तो मैं माजरत चाहता हूं, किली दैरोग्लू जो हैं वो तैयब उर्दोगन के सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो तैयब उर्दोगन के सामने जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये किली दैरोग्लू ये कौन है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है भाई। तुर्की में और 14 मई को इलेक्शन हो रहा है। ये वो हैं जो कि तुर्की की सबसे पुरानी सियासी जमात, जो कि उनकी रिपब्लिक पीपल्स पार्टी है, उसके सरबराह हैं। सही। अच्छा, ये रिपब्लिक पीपल्स पार्टी जो है ये क्या कौन सी जमात है? ये वो जमात है जो कमाल अतातुर्क ने बनाई थी। अच्छा, ठीक। अच्छा, अब कमाल अतातुर्क ने बनाई थी तो इसमें जो है ये यानी कमालिस्ट, या आप समझ लें कि जो सेकुलर, या जो कमाल अतातुर्क का ग्रुप, हाँ, जिनको बरसा बरस से जो है ये तैयब उर्दोगन और अब्दुल्ला गुल, इनकी पार्टीज जो कि इस्लामिक पार्टीज हैं, जो इस्लामिक पार्टीज के तौर पे सामने आई हैं, तो उन्होंने इनको 1991 में, फिर 1999 में बैन हो गई ये सारी इस्लामी जमातें, और फिर उसके बाद एक नाम से बैन हुई, दूसरे नाम से आ गई सामने, फिर एक उससे बैन हो गई तो तीसरे नाम से आ गई, तो वो इनके मद्दे मुकाबिल हैं। लेकिन अब इसमें जो इशू है वो ये है कि क्या अच्छा, कमाल अतातुर्क, ये ज़हन में रखें कि कमाल अतातुर्क जो हैं वो, यानी अब आप सोचें कि कमाल अतातुर्क ने ये पार्टी बनाई थी, उस पार्टी के सरबराह, वो पार्टी जो है कमाल अतातुर्क, हमें सबको इल्म है इस बात का, मुस्तफ़ा कमाल और मुस्तफ़ा कमाल पाशा, और वो जो हैं वो पहले कमांडर थे। उनका क्या, उनका मतलब बड़े तारीख के चंद मिनट में क्या बात हो सकती है, वो उस्मानी दौर में फ़ौज के कमांडर थे, और उसके बाद जो है वो उनको जो है वो लड़ रहे थे उस दौर में, और पहली जंग अजीम शुरू होने से पहले वो जो है वो तराबलस का जो इलाका है, गरब तराबलस, वलायत गरब तराबलस में वो लड़ रहे थे उस वक्त, और वहाँ पर उनकी, वो लिबिया में है, वो सल्तनत उस्मानिया में था, वहाँ वो गए, वहाँ पे उन्होंने लड़ाई की, फिर इजिप्ट के ऊपर और बाकी इलाकों पे ब्रिटेन का कब्ज़ा हो गया, तो रास्ते ब्लॉक हो गए, तो वो अरब लिबास पहन के वहाँ तक पहुँचते थे। फिर वहाँ पर जो है वो उनकी लड़ाई हुई, और उनकी लड़ाई हो रही थी इटालियंस के साथ, इटालियन फ़ौजें वहाँ लड़ रही थीं, कई महाज एक साथ खुल गए थे। मुस्तफ़ा कमाल पाशा के ऊपर फिर बॉम्बिंग हुई, वहाँ पे बमबारी हुई, तो इनकी एक आंख जो है वो उसको नुकसान पहुँचा, लेकिन वो देख सकते थे बारह, और शदीद ज़ख्मी हो गए। वहाँ से फिर उनको बैल्कन्स की तरफ भेजा गया, वहाँ पर इटालियंस के साथ लड़ाई होगी। बाल्कन रियासतें ना सारी, ये जो बल्गारिया और बोस्निया और ये सारी जो रियासतें, तो वहाँ पर क्रोएशिया और ये सारी रियासतें बाल्कन्स की, वहाँ पर फिर लड़ाई इटालियंस के साथ, वहाँ पर जंग छिड़ गई, तो वहाँ पर लड़ाई में ये शामिल हो गए। और उसके बाद ये हुआ कि जंग अजीम अव्वल जो है उसमें वो शुरू हुई, तो उसमें फिर ये जंग अजीम अव्वल जब हुई, पहली जंग अजीम जब हुई, तो उसमें तुर्की जो था वो, तुर्की यानी सल्तनत उस्मानिया, तो सल्तनत उस्मानिया हार गया। यानी सल्तनत उस्मानिया के साथ कौन थे? जर्मन्स भी हार गए।
सल्तनत उस्मानिया टूट गई, ऑस्ट्रियो हंगेरियन एम्पायर वो भी टूट गई, बल्गारिया की किंगडम वो भी टूट गई। तो इनके साथ जो मुल्क इनके साथ थे, इस अलायंस में थे, वो सारे टूट गए, हार गए, और दूसरे जीत गए। अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया, रशिया, जो इनके खिलाफ जो लड़ रहे थे। तभी तो ये वही है जिसमें लॉरेंस ऑफ अरेबिया और सल्तनत उस्मानिया टूट गई। तो वहां पर इन्होंने फिर रिवोल्ट किया। अच्छा, जिन्होंने वो टूटने का मुआहिदा साइन किया, इसी दौरान यहाँ पे ये एक तहरीक ने जन्म ले लिया, मुस्तफा कमाल पाशा। इन्होंने पूरा कोशिश की कि टर्की के बॉर्डर्स में एक हद तक हम सेव करें, और जो सरेंडर हो गया उनकी इन्होंने रुकनीतें ख़त्म की। 1924 में फिर खिलाफत ख़त्म हो गई, फिर यहाँ पे बड़े सग़ीर में खिलाफत मूवमेंट चली। बहरहाल तो उसमें डिटेल में जाए बगैर, तो कमाल अतातुर्क ने इसी दौरान वो जो उनका ग्रुप था, जो रेवोल्यूशनरी फोर्सेस थी, जो उस्मानिया सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ भी लड़ रहे थे कि आप सरेंडर ना करें, और वो बाहर की फौजों से भी लड़ रहे थे, तो उन्होंने ये पार्टी बना ली। और वो पार्टी जो है, उस पार्टी वो फिर 1938 तक वो सदर रहे मुस्तफा कमाल पाशा। 38 में उनकी डेथ हुई। लेकिन यह है कि वो इसी दौरान वो पार्टी बन गई। वो पार्टी फिर आगे चलती रही, लेकिन फिर जाके ये जो पार्टी बनी 1991 में, तो ये इस्तांबुल के मेयर बने ना। देखें ना, ये जो तैयब उर्दगन है, ये ऐसी थोड़ी निकल के आ गए सामने। ये पहले इस्तांबुल के मेयर थे, और जब इस्तांबुल के मेयर थे तो इन्होंने उसी मेयरशिप के दौरान वो 99 का जल्जला आया था, बदतरीन जल्जला इस्तांबुल का, जिसमें कहते हैं 17,000 लोग। उसमें इनका जो इन्होंने जिस तरह काम किया, उसके बाद इनका नाम बना कि यार इतना जबरदस्त शख्स सियासत में। और वहां से फिर ये हुआ कि इन्होंने अपनी पार्टी तश्कील दी, और पार्टी तश्कील देने के बाद जो है वो इलेक्शंस में इन्होंने हिस्सा लिया, और इलेक्शंस में हिस्सा लेते वो दिन है और आज का दिन है। फिर उसके बाद सामने इनके मद्दे मुकाबिल जो कमालिस्ट ग्रुप्स हैं वो आ नहीं सके। तो ठीक है, तो ये, और वो अब 14 तारीख को इलेक्शन है। तकरीबन वही सूरत हाल जो 1999 में जब इस्तांबुल के मेयर के तौर पर, अच्छा ये इनको 1 साल की सजा देके तो वो मेयरशिप इनकी ले ली गई थी। इनकी पार्टियां, वो जाहिर है कि एक नई पार्टी, मतलब उस वक्त ये चल रहा था ना कि कमालिस्ट और अतातुर्क वाली सेकुलर ख्यालात और ये इस्लामिक डिवीजन, पॉलिटिकल डिवीजन, यानी पॉलिटिकल डिवीजन है ना। मतलब एक तरफ वो कमालिस्ट पार्टियां थीं और ये इस्लामिक जमातें इकट्ठी हो रही थीं। तो ये पहली दफा इस्लामिक पार्टीज इकट्ठी हुई और इन्होंने इनको बैन कर दिया, बैन करके अरेस्ट किया। तो कुछ दिनों के बाद ये रिहा हो गए। रिहा होकर फिर ये वापस इलेक्शन लड़ा, इन्होंने नई पार्टी बनाई, फिर नई पार्टी भी बैन हो गई, फिर तीसरी पार्टी बनी, वो पार्टी फिर स्वीप कर गई 2002 के इलेक्शंस को। फिर ये वजीर आजम रहे कई साल, सदर अब्दुल्ला गुल थे, फिर ये उसके बाद फिर सदर बने, फिर उसके बाद वो दिन और आज का दिन। तो अब यह है कि, लेकिन सूरत हाल वही है कि अब वही चैलेंज है दोबारा। तो यहां पर अब पाकिस्तान के ऊपर देखें, पाकिस्तान बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा है टर्की पे। टर्की के हालात अगर खराब हो गए हैं तो इसका मतलब है कि बहरे अस्वद, इसका मतलब है यूक्रेन पे अगला हमला होने वाला है, बहुत बड़ा हमला। ठीक है, ज़ेलेंस्की आज बरतानिया पहुंचे हैं। बरतानिया में उन्होंने बरतानवी वजीर आजम से मुलाकात की है, और वो कल रात को निकल जाएंगे और कल वो ब्रसल्स में यूरोप के लोगों से मिलेंगे। और प्रेसिडेंट बाइडेन ने बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए चाइना के बारे में कि ये शी जिनपिंग ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उनका जो कल स्टेट ऑफ यूनियन का एड्रेस हुआ, उन्होंने डायरेक्ट प्रेसिडेंट बाइडेन ने शी जिनपिंग को मुखातिब करते हुए कहा कि चाइना हमारी खुद मुख्तारी को चेक ना करे, हमारे सबर के पैमाने को ही हमने बैलून गिराया ना तुम्हारा भी, तो जो यहाँ पे जासूसी कर रहा था। अभी तक चाइना ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया प्रेसिडेंट बाइडेन की इस तकरीर का। लेकिन मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं कि अब वहां पर अगर गंदम की शॉर्टेज, ये तेल के इश्यूज, इन सब में टर्की, सऊदी अरेबिया, बाकी मुल्क दरमियान में आते हैं। उनकी प्रायोरिटी, मैंने कल भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूं कि उनकी प्रायोरिटी सीरिया में अब ये इशू है ना कि क्या सीरिया को बशारुल असद को मानते हैं, नहीं मानते। तो 2 मुल्कों ने बात की उनसे, जनरल सीसी ने आज तक बात नहीं की। जनरल सीसी की पहली दफा गुफ्तगू हुई है बशारुल असद से, यानी जब से वो 2014 में जब से सदर बने हैं मिस्र के, उनकी बात नहीं हुई। तो ये उन्होंने आज बात की। लेकिन इशू ये है कि इसमें अब वो अरब लीग के, जाहिर है कायरो में अरब लीग, जिस तरह OIC रियाद में, इस तरह अरब लीग वहां पे। तो अब इशू ये है कि वहां से उन्होंने बात की है, तो लेकिन और बहरीन के खलीफा ने बात की है, बहरीन के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात वगैरह। लेकिन अभी तक सऊदी अरेबिया ने मदद का ऐलान किया और ये भी कहा है कि हम आप भेज रहे हैं, लेकिन बशारुल असद से बात अभी तक नहीं हुई। एनीवे,
वो जो बहरान वहां जन्म ले रहा है, आपके पड़ोस में ये बरादर मुल्क है ना, अब बरादर ममालिक से आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बरादर ममालिक इस वक्त तुर्की को छोड़ के हमारी तरफ से सिंबॉलिकली दौरा मुलतवी हो गया। देखिए मुझे नहीं पता कि क्यों जा रहे थे शहबाज शरीफ साहब, एक अच्छा, लेकिन कोई जा मतलब है कि वो मतलब आज़रबाईजान के रहनुमा भी नहीं पहुंचे, उनको वो अपने कामों में मसरूफ है, प्रोटोकॉल तो नहीं देंगे एयरपोर्टों पे जाके इस वक्त। उनके मतलब है कि मुझे नहीं पता कि किसका आइडिया था कि वहां जाएं, मतलब है कि वहां मतलब तुर्की के और करीब के लोग हैं वहां मौजूद हैं जो मदद भेज रहे हैं अपनी, तो यहां से इन्होंने ऐलान कर दिया हम जा रहे हैं सारे वहां पे। तो नहीं, तो उनकी तरफ से यकीनन पे बात हुई होगी भाई, वहां पर एयरपोर्ट्स के ऊपर फ्लाइटें हैं, मामलात कहां से होटलों में ठहराएं, गाड़ियां आगे पीछे, फोटो सेशन वगैरह, मुझे नहीं पता किसका आइडिया था। यहां पर आईएमएफ के मामलात को आगे लेके जाएं, तो फंड का अनाउंस किया उन्होंने, बड़ा अच्छा किया है इसाक डार साहब ने, लेकिन ये कि यहां पर मतलब और डॉक्टर्स गए हैं, बड़ा हर तरह से पाकिस्तान उनके साथ है, लेकिन पाकिस्तान क्राइसिस में है इस वक्त, उसके बावजूद हम मदद कर रहे हैं, बड़ा अच्छा है। मैं सिर्फ भी बात कर रहा हूं कि ये हुकूमत को, ये इमरान खान साहब यहां पर अपोजिशन का मामला कि अब कैसे होगा, क्योंकि ये जो ग्रुप है इमरान खान साहब का, अब देखिए ना वहां ज़िमनी इलेक्शंस भी मुलतवी हो गए, अब निगरां हुकूमत के इख्तियारात क्या हैं वो कल अदालत फैसला करेगी, यानी अदालत में वो कल समाअत होगी कि निगरां कैबिनेट्स क्या तब्दीलियां, ट्रांसफर ये कर सकते हैं। ये सारा का सारा जो मामला, मैंने उस दिन भी कहा था कि एक तरह से ये जुडिशल कू हो गया है, मतलब जुडिशल कू इन सेंस हो गया कि सियासतदानों ने, पार्लियामेंट तो टोटल रेलिवेंट है ना, अब वो मुश्तरका इजलास हो रहा है, उसमें खिताब होगा, कोई कौमी सलामती कमेटी थी, वो ऐसे छोड़ दें, वो सारा वो सब पीछे रह गई चीजें, उसमें कोई क्या है, करारदाद आ जाएगी, वो पहले नेशनल प्लान था तो वो छोड़ें। असल इश्यू जो है वो ये है कि ये आईएमएफ का मामला हल हो, और आईएमएफ के मामले के हल होने के बाद क्या सियासी अदम इस्तेकाम खत्म हो जाएगा? सियासी अदम इस्तेकाम खत्म नहीं होता अगर, और ये जो गिरफ्तारियां और ये जो मुजाहरे, और फिर उसके बाद कराची में एमक्यूएम जो ऐलान किया है उन्होंने, उस दिन क्या वो वाकई कराची के अंदर मुजाहरा करते हैं क्या? ये मामला इलेक्शंस की तरफ तो जा नहीं रहे। इलेक्शन तो तब होंगे कि जब आप कोई रूल्स तय करेंगे बैठ के, कोई रूल्स होंगे ना, फंड भी मौजूद है, नहीं वहां चले जाएं, अब आप चले जाएं वहां पे, ये सारे लोग चले जाएं, इन्होंने जाके कह दिया ये लीडर ऑफ ऑपोजिशन हमें चाहिए। अच्छा, वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन तय हो जाएगा क्या? यहां क्या हुआ था पंजाब के अंदर? मुझे बताएं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन रियाज सत्याना, और ले लिया बड़ी मुश्किलों से, राजा रियाज को उठा के रियाज सत्याना ने ले लिया। अब रियाज सत्याना साहब के बारे में क्या अर्ज करूं, हमारे भाई हैं, ले लेते हैं मतलब वो इमरान खान साहब उनके बारे में क्या ख्याल रखते हैं ये भी हमें पता है। एक तो रिकॉर्डिंग है, उसको छोड़ दें, और रियाज सत्याना साहब भी कहां से लाइन लेते हैं, छोड़ें, हमसे लेते हैं, इस तरह कर देते हैं। इशू ये है कि वो वहां नाम जाएंगे, वो फिर अटक जाएंगे, फिर रुकनी कमेटी बनेगी 3 रुकनी, फिर वो खत्म हो जाएगी, फिर मामला इलेक्शन कमीशन, फिर एक ब्रेक ले लेते हैं, फिर वही डेडलॉक। सियासी मामलात पर वापस आके मजीद आपसे बात करेंगे। नाज़रीन यहाँ पर ब्रेक ले लेते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। जी डॉक्टर साहब, जेल भरो तहरीक का ऐलान किया था साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, और आज असद उमर साहब कहते हैं कि उम्मीद है कि जेल भरो तहरीक की नौबत नहीं आएगी। तो क्या इस वक्त पीटीआई के पास भी कोई रास्ता मौजूद है, या कोई हिकमत अमली इस वक्त मौजूद है कि किसी तरह से हुकूमत को प्रेशराइज कर सके इंतखाबात? देखिए बात ये सारी कि इन्होंने, यानी अभी मैं वही जरा चेक कर रहा था कि क्या इनकी मुलाकात शुरू हो गई है, तो एक मुलाकात का राउंड अभी शुरू हुआ है दोबारा, लेकिन ये है कि खान साहब की जो गिरफ्तारी है ना, अच्छा खान साहब की गिरफ्तारी के बारे में 2 बातें हैं। एक तो ये है कि वो ये पैनिक फैल रहा है ना, जैसे रोज फैलता है, और ये पैनिक फैल रहा है कोई आज से आप समझ लें कि इमरान खान साहब की हुकूमत ख़त्म होने के बाद से लेके, ठीक है, कुछ अरसे के बाद शुरू हो गया था ना कि बनी गाला पहुंचो, इमरान खान हमारी रेड लाइन है और पहुंचो, लोग सारे पहुंचते थे दूर से, और फिर उसके बाद जो है वो कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं होता था। तो एक्चुअली ये बिल्कुल वो कहते हैं ना कि ये नफसियाती है कि वो उधर पहुंचे, अच्छा रास्ते में कहीं पेट्रोल का इशू है, कहीं पे गाड़ियां बंद हैं, कहीं पे ये इशू है, तो ये उसके बाद एक कहते हैं ना एग्जॉस्ट एक्चुअली स्ट्रेटेजी ये कि एग्जॉस्ट किया जाए, नफसियाती तौर पे एग्जॉस्ट हो जाए। अच्छा जी, उठा लिया, फिर कई एफआईआर आ रहे हैं, फिर बेल हो गई, नहीं हुई, शेख रशीद साहब आगे पीछे दाएं बाएं, अब किसी के मतलब अब आमिर डोगर साहब का एक वहाँ पे कौन केस गिरफ्तारी, उनकी बेल कहाँ से होगी, कौन सा केस कट गया, अच्छा बाकी केसेस और शुरू होने हैं आने वाले दिनों के अंदर, और करप्शन की बहुत सारी एफआईआर्स और कटने जा रही हैं इससे हट के आने वाले दिनों में।
तो उसमें ये गिरफ्तार, अब एक रहनुमा गिरफ्तार हो गए, दूसरे इधर बेल्स आगे पीछे। तो जो इमरान खान साहब ने इसीलिए वो जो अपने उनका लॉयर्स विंग है उससे रोज़ मुलाकातें कर रहे हैं, ताकि वो ये ना हो कि जी उनके फिर कारकुन, ज़्यादातर तो हमें इस्लामाबाद में यहाँ नज़र आ रहे हैं, लेकिन कराची में अगर गिरफ्तारियाँ शुरू होती हैं या लाहौर में भी ज़ाहिर है कि वहाँ पे कारकुन बड़ी तादाद में है, लेकिन तो हर जगह की गालिबन स्ट्रेटजी फिर तैयार हो रही होगी। फिर उसमें यह भी है कि अगर रहनुमा ही गिरफ्तार हो गए तो कारकुनों को कौन जमा करेगा, यानी कारकुनों को भी तो कॉल देगा ना। कारकुनों को पता चला पुलिस ने पकड़ के धो दिया, तो रहनुमा होता है या वो बिफर गए और सड़कों पे आ गए और इधर उधर। तो इशू ये है कि वो तो एक ये नुक्ता नज़र भी है कि इमरान खान साहब ने कह दिया सबसे मैं पहले गिरफ्तारी दूंगा। गिरफ्तार आमिर डोगर साहब हो गए, पुलिस कह रही है वो खुद पहुंचे थे, उन्होंने कहा कि वो तो वहाँ पे झगड़ा हुआ था और उसमें नून के लोग भी गिरफ्तार हुए, वो शायद रिहा हो गए। तो ये एक क्यास है। क्यास के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इतना अदम इस्तेकाम, सियासी अदम इस्तेकाम आप उस वक्त दिखा रहे हैं जबकि IMF की टीम बैठी है, और उसको आप दिखा रहे हैं कि मुल्क में इतना सियासी अदम इस्तेकाम है और इतना सियासी अदम इस्तेकाम है, और साथ ही आप ये भी दिखा रहे हैं कि काबीना इतनी बड़ी बन गई है, और साथ ही आप ये भी बता रहे हैं कि जी वो हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन ये है कि हमें पैसे तो बिल्कुल भी नहीं हमारे पास। मुसद्दिक मलिक साहब ने आज आके कहा कि पेट्रोल की जो वाफिर मिकदार में मौजूद है, लेकिन पंप तो बंद हो रहे हैं, अफवाहें फैल रही हैं। इशू ये है सारा कि वो एक होता है ना कि वो बात करें तो वो बात अपनी जगह रहे। मुसद्दिक मलिक साहब एक बड़े उनसे एक ताल्लुक है और बड़े, लेकिन इशू ये है कि चंद रोज पहले तो कहा था जनीवा से $10 अरब, वो तो सीनियर वजीर थे बैठे हुए साहब, उन्होंने कहा खुशखबरी सुनी, कल से डॉलरों की बरसात होगी, यानी बारिशें होंगी तो वो डॉलर होंगे। ठीक है, वो कीचड़ में आपका पैर फिसल जाए तो आप परेशान ना हो, गौर से देखें, डॉलरों में पड़े होंगे पानी में। तो इस तरह की जो बातें होती हैं तो फिर कोई संजीदा बात भी होती है तो उसको भी लोग जो है उसको दूसरी तरफ सोचते हैं कि ये बात की है तो इसमें ये हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा वो सबूत भी होते हैं ना उनके पास। मतलब मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी दिन नहीं है रात है, अब आप कहेंगे जी आपने तो कहा तो झूठ बोला, उसमें तो दिन था। तो आपको टेलीफोन पे कहेंगे एक मिनट ठहर जाए जरा, अभी मैं कॉल मिलाएं अमेरिका, देखें वहां पे दिन है कि रात है, देखें आप झूठे हैं ना, मैं सही था ना, वो देखें वहां पे रात है, देखें ना वहां पे दिन है। तो मतलब आपके सामने दलाइल भी ऐसे आएंगे, आप सर पकड़े बैठ जाएंगे, आप कहेंगे अच्छा, आप कहेंगे पाकिस्तान की बात थोड़ी कर रहा था, कहेंगे मैं तो अमेरिका की बात कर रहा था, ये तो आप मीडिया वाले लोग हैं, कैसे अजीब बात, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा था, अमेरिका की बात कर रहा था, आपने पाकिस्तान में भी दिन मार दिया। हाँ। तो लगता है आपने भी लिफाफे पकड़। इस तरह के ये तमाम हमारी जो एलीट है ना, वो तमाम इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, हर पार्टी वो इस तरह से जवाब देने के माहिर हैं। ठीक है, इतने सालों में वो कहते हैं ना वो तो वो एक कुंदन बन गया ना, एक होता है ना वो पक पक के वो जबरदस्त किस्म का जो है ना मोती बन गए जो है ना, वो मतलब है कि वो क्या मतलब है कि बस एक हीरे जवाहरात आते हैं जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। 1985 से हैं, आखिर कोई वजह तो है ना, 2023 गुजार गए, 1985 से किसी को करप्शन में सजा नहीं हुई, आज तक सजा हुई नहीं किसी को, जेलों में रहे, फिर निकल आए, फिर गए, फिर निकल आए, फिर उधर का उसका रिश्तेदार, वो उसका आगे पीछे। आप जरा तस्वुर करें 1985 में सियासत में आए तो उस जमाने में तो आज की ब्यूरोक्रेसी से पैदा भी नहीं हुई होगी, तो पैदा भी इनके सामने हुई, इन्होंने अपने लोग उठाए, फिर किसी को इस ग्रेड में उस ग्रेड में फलाना नाम दिमाग बनाए, तो लिस्टें ये उसका ये मेरा, इसने मेरी बात नहीं सुनी थी। अच्छा, तो इशू ये है कि आप देखें कि इसमें इस मुल्क में जो क़यादत का कितना बड़ा फुकदान है, यूथ भी आ रही है, तो वो भी कौन सी है कि उसका बच्चा इसका बच्चा उसका बच्चा, वो अब मुल्क बिल्कुल सिस्टम आपको कोलैप्स हुआ हुआ है। ब्यूरोक्रेसी भी परेशान है, जो इसमें ईमानदार ऑफिसर दरमियान में कहीं से निकल आते हैं ना, तो वो भी परेशान है, क्योंकि उनके ऊपर भी ठप्पा लगाने जरूरत है। ये अच्छा न्यूट्रल है, ये किसी का काम नहीं करा तो ये हमारा दुश्मन है, अगर काम करेगा तो हमारा है, वरना ये तो दुश्मन है, आइन तोड़े, जो भी करे, उसको चुके उसको चुके उसको मारे। अब इशू ये है कि इसमें मुल्क फंसा हुआ है सारा, कि इसमें सारा मुल्क फंसा हुआ है। ये सारे के सारे मामला अदालत तय कर रही है, पार्लियामेंट के अंदर क्या होगा, कौन अहल होगा, किसका इस्तीफा होगा, कौन किसका इस्तीफा नहीं होगा, क्या होगा, अदालतें तय कर रही हैं, और अदालतें ही तय करें किसकी जमानत होगी किसकी नहीं होगी। क्या इन्होंने आपस में बैठ के, आप जरा अंदाजा लगाएं कि इस वक्त आपस में बैठ सकते थे ना, तो अब सारा इन्होंने अदालतों में छोड़ दिया, अदालतें उन्होंने बहाल कर दिए इन्होंने। अच्छा, अब ये उसके खिलाफ जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाएंगे, क्या होगा, वहां पे फड्डा चलेगा, इस दौरान और बहाल हो गए पता चल। फिर तो एक इतना क्योस है कि ये ज्यादा दिन चल नहीं सकता, यानी ज़खायर कितने हैं इसको तो छोड़ दें, अगर सरकारी बयान पर भी आप यकीन करें तो मुसद्दिक मलिक साहब के बकौल 20 दिन का पेट्रोल है,
तो 20 दिन के बाद क्या होगा, ये उन्होंने बात की ना भी आके जी। अच्छा, तो लोग उसके बाद वो पंप पैसे के वजह से बंद पड़े। अच्छा, वो जखीरन दोजी है क्या है, खुदा मैंने चेक किया तो पेट्रोल की किल्लत नहीं है, पेट्रोल है मुल्क में, ये पैनिक की कुछ। लेकिन इशू ये है कि ये चूंकि इतनी ज्यादा गड़बड़ पहले बयानात में हो चुकी है। फिर मैं दूसरी बात आपसे कह रहा हूं, देखें टर्की के अंदर ये जो इस वक्त आफत आई है, टर्की ये अचानक है, देखें अल्लाह की तरफ से अजीब। और उसमें 3 साल का की जो बच्ची है, उसको एक बच्ची को तकरीबन 48 घंटों के बाद मलबे से निकाला गया, 3 साल के बच्चों को। और इस तरह के मौके पे आपको बद से बदतरीन लोग भी नजर आते हैं और आपको बेहतरीन लोग भी नजर आते हैं, बहुत बड़ी तादाद में, बहुत बड़ी तादाद में। यानी जो पाकिस्तान से गए हैं डॉक्टर, जो मैंने कल भी बात की थी कि उसको यहां से डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स और बाकी लोग जो गए हैं, तो उन्होंने जाके वो एक जगह पर किसी जगह पर फोकस किया, ये नहीं कि बहुत सारे लोगों में। ये जो लोग जाते हैं ना, ये इस तरह के जो जिनको तस्वीरें उतरवाने का शौक नहीं होता, हर मुल्क से आ रहे हैं, सऊदी अरब से, इंडिया से, अमेरिका से। अब अमेरिका किस तरह सीरिया में पहुंचाता है एड, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो और यूरोपियन कंट्रीज ने तो आज मुतालबा किया है जर्मनी ने कि सारे बॉर्डर्स खोल दें बशार अल असद। लेकिन यह है कि बहरहाल लोग पहुंचेंगे। इशू ये सारा कि वो जो लोग हैं ना, वो असल लोग हैं और बहुत बड़ी तादाद में। अब आप ये देखेंगे लोग हुकूमतों पे तो बिल्कुल भी इतबार नहीं करते, हुकूमतों पे तो इतबार कर। अब यहाँ सैलाब आया था, लोगों ने सबसे ज्यादा किसको पैसे दिए और सबसे ज्यादा काम किसने किया, खिदमत वालों ने। बिल्कुल। इशू ये है कि आपकी जो आज भी आप कोई हुकूमत फंड बना ले और आप मुकाबले में ईदी को या छिपा को या इस तरह की किसी उसको आप खड़ा कर दें, आप देखें पैसा लोग कहां देते हैं। बिल्कुल। तो ब्रेक ले लेते हैं डॉक्टर साहब, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आके बात करेंगे मजीद। नाज़रीन, एक ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। जी डॉक्टर साहब, आज कहा गया कि अरशद शरीफ शहीद केस में भी यूएई और कीनिया के से जो मतलूबा शवाहिद हासिल होने थे वो नहीं कर सकी है जो जेआईटी बनाई गई। नहीं, ये हुकूमत की प्रायोरिटीज में नहीं है। ये अरशद शरीफ शहीद के कत्ल की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो कोई प्रायोरिटी में नहीं है। और लेकिन वो मामला तो सामने आएगा, एक ना एक दिन सामने आएगा, क्योंकि वो मामला ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर उसकी रिपोर्ट जमा होगी और हर दफ़ा जब रिपोर्ट जमा होती है तो उसमें कोई ना कोई चीज़ सामने आती है। तो ये लेकिन प्रायोरिटीज़ बहुत इस वक्त मामलात बहुत बढ़ गए हैं। मतलब मामलात ऐसे हैं कि अरशद शरीफ शहीद का तो खून वो तो आएगा सामने। ये जो आप देखें कि वो यही नहीं पता चल रहा कि ये ब्लैकआउट कैसे हुआ था। ये खुर्रम दस्तगीर साहब से रोज पूछा जाता है कि वो जो हमें बताएं कि जो ब्लैकआउट बिजली चली गई थी ये कैसे गई थी, ये कोई साइबर अटैक था, कोई मतलब है कि कोई धुंध आ गई थी, क्या हुआ क्या था, पूरे मुल्क में एकदम एक ही दिन में पूरा मुल्क अंधेरों में डूब गया था, क्या हुआ था, तो उसका भी कुछ नहीं पता चल रहा। उसकी भी तहकीकाती कमेटी बनी थी। फिर ये जो शहादतें हुई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, ये इनके बाद वो क्या बना, उसका एक कोई इजलास होना था कौमी सलामती का, कोई पार्लियामेंट का इजलास होना था, वो भी नहीं हुआ। उसके ऊपर भी कुछ नहीं पता किसी को कि क्या होना है क्या नहीं होना। इलेक्शंस दूर दूर तक कहीं नजर नहीं आ रहे। अभी तो ये रौला पड़ा हुआ है कि ये IMF मनवाती क्या चीजें हैं। अच्छा, पार्टियों की टूट फूट, ये कोई इधर से इधर जा रहा है, इधर से उधर बात कर रहा है, वो बिल्कुल तितर बितर हो गया सारा। खान साहब भी इसीलिए बैठे तो हैं, वो देख रहे हैं, लेकिन ये कि उनके कौन से अरकान, वो तो जमान पार तक अपने आप को, जाहिर है उनकी सेहत जब इजाजत देगी तो निकले। उनके लोग सारे अब जाहिर है कि सारा दिन हम यहाँ इस्लामाबाद में देख रहे होते हैं कौन किसके जा रहा है, कौन क्या। फिर वो ऑफ द रिकॉर्ड बातें हैं, कोई इधर बैठा हुआ मार्केट में, कोई दो इधर बैठे हुए हैं, घरों पे मीटिंग्स कर रहे हैं, कोई पीपल्स पार्टी के लोग इधर आ रहे हैं, कोई इधर के पीपल्स पार्टी जाना है, कोई नून लीग के इधर उधर आगे पीछे दाएं बाएं, कुछ लहजे उन्होंने कहा लहजे पहले चेंज करें, ऐसे बयान दें जरा दिल नरम हो जाए, वो हो जाए। इमरान खान इशू ये सारा कि इस वक्त तो ये जो बात आई ना कि खान साहब गिरफ्तारी दे देंगे, खान साहब की गिरफ्तारी तो वो चाहते हैं कि खान साहब गिरफ्तार हों तो पीछे वो जो है वो लंबा मामला डालें ना, क्योंकि खान साहब पे तो वो तोशाखाना भी खोल देंगे, बाकी भी खोल देंगे वो सारे। तो ये मेरे ख्याल से खान साहब को गलत मशवरा दिया गया था। और ये भी गलत मशवरा है कि रहनुमा पहले चले जाएं सारे अंदर। तो रहनुमा चले गए अंदर तो फिर उसके बाद जो है वो, अच्छा इसके ऊपर भी इख्तलाफ है कि भाई रहनुमा जाएंगे तो लीड कौन करेगा? नहीं, आपके ख्याल से सारे लोग खुद जाके कहेंगे कि हमारे ऊपर पर्चे काटो। अच्छा वो तैयार, मैंने कल भी बात की थी ना, वो तैयार बैठे हैं पर्चे काटने के लिए, करप्शन, ये वो, दहशतगर्दी, नुक्स अमन, वो पहली मतलूब है। वो कह रहे हैं आप तो जमानतों में ये बड़ा ये इसी अब यहां पे खान साहब ने इलेक्शंस की तरफ लेके जाना है जी। वो इलेक्शन नहीं करवा रहे। इसके ऊपर
आरिफ अलवी साहब ने खत लिख दिया कि आप आइन को तोड़ने के मुतरादिफ होगा अगर आपने 90 दिन का इलेक्शन, 1 महीना तो हो चुका है। अब उसमें इशू ये है कि उसमें वो कागजात नामजदगी मुझे नहीं पता कौमी असेंबली के जमा हो रहे हैं, किसके जमा हो रहे हैं, और ये कौमी असेंबली में इलेक्शन होंगे, क्या होगा खुद अल्लाह जाने। इशू ये है कि वो इररेलेवेंट सी असेंबली है। मतलब मैंने आपसे बात की ना कि राजा रियाज की जगह रियाज फतेहाना आ जाएंगे, तो रियाज तो होंगे ना, आखिर में तो रियाज ही होंगे ना, चाहे वो राजा रियाज हो या रियाज फतेहाना हो, होंगे तो रियाज हो, मतलब रियाज ही होंगे ना। मतलब छोड़ दें। बताओ इशू ये है कि वो जो भी होगा तो उधर से नाम जाएंगे, उधर से नाम जाएंगे, उधर से होगा, उधर पंगा, उधर पड़ा, 3 रुकनी कमेटी उधर, वो असल रहनुमा तो है नहीं। वो भी शायद बहाल हो जाए, बाकी बाद में सारे के सारे वापस आए, इलेक्शन ही पोस्टपोन हो जाए। ये नहीं वो जो था कि वो सारे कहेंगे अच्छा यार ऐसा है। देखिए मुझे 2-3 लोगों ने इनके कहा, मुझे कहते हैं डॉक्टर साहब ऐसा है ऑफ द रिकॉर्ड, अगर हमारे असेंबली में हम वापस चले जाएं किसी तरह, अब आप जरा सोचेंगे, और ये असेंबली की मुद्दत 1 साल और बढ़ जाए तो हमारा तो फायदा है। यानी एमएनएस पीटीआई के उनके, मैंने आपसे कहा ना कि वो अजीब किस्म, इमरान खान ने असेंबलियां तोड़ दी हैं 2, एमएनएस कह रहे हैं कि यार वो छोड़ देना पंजाब, वो कहते हैं हमारी जान छूटी असेंबलियों से, अब तो इमरान खान साहब के पास सारा हम ही है ना, यानी एमएनएस के ऊपर रहेगा ना सारा फोकस। आप देखिए सेनेटर्स की कितनी वैल्यू बढ़ी हुई है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वो कहते हैं कि यार 1 साल बढ़े, 2 साल बढ़े, वो तो पंजाब में तो वो लीडर बन रहे थे खुद ब खुद। हम असल हमें उधर आके कोई इधर का सदर, कोई उधर का सदर, ये तो मिलते, इनको तो मिलवाते ही नहीं थे इमरान खान साहब से। अब वो जनाब छोटे छोटे शहरों से लोग आके मिल रहे हैं खान साहब से। तो बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है। नाज़रीन कल इंशाल्लाह दोबारा आपसे मुलाकात होगी। मुझे नायला अली को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। और खान साहब की न्यायालियत, यानी वो वापस आ जाए खान साहब की न्यायालियत। ये बड़ी सियासत, बड़ी डर्टी गेम है, और यही गेम उधर पीपल्स पार्टी तो नहीं अभी वहां पे, लेकिन नून में बहुत ज्यादा तो शुरू हो गई। अपने दोस्तों रिश्तेदारों गुरदनवाह के लोगों का सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।